नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आज महिला दिवस है, राष्ट्रीय महिला दिवस और हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक लॉयर भी हैं और एक समाज सेविका कह सकते हैं क्योंकि ये लड़कियों के हित के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि इनसे आज लोग जो हैं क्या क्योंकि ये महिला हैं और हमने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इनको सामने लाया और आज इनके साथ जब हम बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि ये लोगों को एक अपना एग्जाम्पल दे सके कि कितनी मुश्किलों से ये एक मुकाम तक पहुंची हैं, कितनी मुश्किलों से लड़ के ये इस मुकाम तक पहुंची हैं और इनको देख के आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सीख सकें। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है अन्नपूर्णा मैम आपका हमारे इस चैनल में। आज महिला दिवस है और आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो इस चीज़ की। धन्यवाद। हाँ, तो हम शुरू करेंगे कहाँ से मतलब सबसे जो आपका इनिशियल स्टेज था, शुरू कैसे हुआ आपका सफ़र इस यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने के लिए, एक लॉयर बनने के लिए, लॉयर अन्नपूर्णा बनने के लिए, एक एडवोकेट बनने के लिए? देखिए, मैं तो बहुत छोटे कस्बे गाँव से रहने वाली बच्ची थी। खेलते-कूदते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला और मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, कब जब हुई आपकी शादी? मेरी शादी 10th पास आउट लगभग होने वाले थे, तभी मेरी शादी हो गई। मतलब लग 10वीं पास करने के बाद या उससे पहले? 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे थे। बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशन के बाद, जी। मतलब उससे पहले हो गई? बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन दे चुके थे, प्रैक्टिकल मेरी चल रही थी। चलिए, तो जी। मैं आपसे ये पूछूँगी कि जैसे आपने 10वीं दिया, 10वीं के बाद तो लॉयर बन पाना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं न कहीं जब आप ससुराल आई, तो ये आज आप एक जो लॉयर हैं, उसमें आपके हस्बैंड का हाथ है? देखिए, मेरे फैमिली के, मेरे समाज के सभी लोगों का योगदान इसमें रहा। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ़ मैके वाले का योगदान रहा। नहीं, नहीं, मायके नहीं, मैं ससुराल पूछ रही हूँ क्योंकि तो मायके वाले ने तो आपको सौंप दिया, बेटा जा। मैं वही बता रही हूँ कि सिर्फ मैके वाले का योगदान नहीं है, इसमें मेरे ससुराल वाले का भी योगदान है, मेरे हस्बैंड का भी योगदान है। हुँ, क्योंकि अगर उनका योगदान पूर्णतः नहीं होता, हुँ, तो शायद मैं यहाँ तक का सफ़र नहीं तय कर पाती। हाँ, थोड़ी परेशानियाँ हुई जो उस समय का रहता था कि लड़कियाँ घर से बाहर नहीं जाएँगी, बहू ये काम नहीं करेंगी, वो काम नहीं करेंगी, बेवजह का क्या करना है, बच्चे मतलब आपकी सँभालो। सास भी वो टिपिकल सास की तरह थी? नहीं, वो तो पूजनीय है, बहुत आदरणीय थी, जब तक रही तो मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन नहीं अ, मतलब जैसे जनरली इस कम उम्र में लड़कियों का शादी हो जाता है तो बहुत उनको वैसी सास मिलती है ना, तो एक लड़कियों का एक लाइफ स्टेज ये भी है कि ऐसी सास वाले लेवल से क्रॉस करना पड़ता है। देखिए ससुराल देखिए ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा ही मिला है, लेकिन कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ अपने आप को होती ब्लेस्ड हैं। मानती हैं इस ससुराल के लिए? हाँ, मान सकते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं। पूर्णता नहीं, वही पूर्णता क्यों नहीं ये बताइए? देखिए मैं शहरी क्षेत्र में रहने वाली बच्ची थी और ग्रामीण क्षेत्र में मेरी शादी हो गई। कहाँ शादी हुई थी आपकी शादी? बेगूसराय में ही बागडोब एक जगह कहलाता है, तो वहाँ मेरी आसपास शादी। में हाँ, बेगूसराय हाँ, देखिए, हाँ, बेगूसराय में 10-12 भी है। किलोमीटर के अंतर पे। और क्योंकि मेरे फ़ादर रेलवे में थे जॉब में, तो हम लोग का रहन-सहन जो भी था वो शहरी जी, माहौल का था। हाँ, हाँ, थोड़ा और लेवल हाँ, अलग था। हुँ। लेकिन फिर भी अब जॉइंट फैमिली थी तो कह नहीं सकते। जॉइंट फैमिली में तो पहले के टाइम में एक आंगन में 50-55 हम्म, सदस्य होते थे। आप ज्वाइंट फैमिली से थी? जी, बिल्कुल। और वो 55 सदस्यों का सभी का एक मत हो और सभी एक जैसे हो, ये तो असंभव है। तो इसलिए अच्छे थे, फैमिली वाले अच्छे थे, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियाँ तो रहती ही हैं, थी वहाँ भी। ससुराल भी ज्वाइंट फैमिली मिला? हाँ, मेरे मायके वाले जॉइंट फैमिली नहीं थे, लेकिन ससुराल वाले जॉइंट फैमिली थे, जिसमें ससुराल वाले 55 लोग एक साथ एक आँगन में रहते थे। 55 लोग एक साथ एक आंगन में और आप बहू, मतलब 55 लोगों का सब कुछ देखना आपको और एक वैसी स्मॉल फैमिली से आके अचानक से इतनी बड़ी फैमिली में हाँ, इन्वॉल्व थोड़ी होना, वो परेशानी हुई। कितनी मतलब वो कैसा रहा कॉम्प्लिकेशन? परेशानियाँ तो हुई क्योंकि विचारों का बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं था। एक शहरी क्षेत्र की लड़की, उनका रहन-सहन, उनका विचार, उनके फैमिली का सोच-विचार और ग्रामीण क्षेत्र में, तो एडजस्टमेंट में तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन चलिए वो दौर गुज़र चुका, वो बहुत पीछे चलिए, छूट चुका अब है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब आपकी शुरुआत कहाँ से? देखिए मेरी शादी हुई 96 में हुँ, और मैं शादी के जस्ट 1 साल बाद 97 में मैं बॉम्बे रहने लगी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड जॉब में थे, सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे। तो मैं उनके साथ रहने लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर में, क्योंकि मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली थी, मतलब सिर्फ़ उनकी बहनें-बहनें नहीं थीं,
उस फैमिली में जितनी बहनें थी, चचेरी बहन, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ पे थी। सारी लाइबिलिटीज। हाँ, उनके बच्चों की, भाई की, मतलब ऑल टू ऑल। और उस फैमिली में कमाने वाले मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के भाई, 3 ही थे। हाँ, तीनों सरकारी जॉब में थे, जिन पे सारे फैमिली की जिम्मेदारियां थी। और सबको साथ लेके चलना पहले का समाज रहता था, जिसमें एकल फैमिली नहीं थी, सबको साथ लेके चलना है जी। तो उसके बाद पढ़ाई कैसे शुरू किया? तो मैं जब चली गई तो मेरे हस्बैंड जो इनकम उनके पास आता था पेमेंट, उस समय तो 6,000 7,000 बहुत मायने रखते थे 96 में, आज से 25 साल पहले। तो उनका पेमेंट बेसिक पे स्केल जो था 7,000 था, हाथ में वही 12-15 हज़ार रुपये आते थे, जो कि वो पैसे उठाते थे और घर भेज देते थे। अपने पास उतने ही रखते थे जितने उनके खर्च के लिए आवश्यकताएं हैं। तो थोड़ी पैसे की कमी होने लगी, उसी बीच में बच्चे, मेरे एक बिटिया हो गई, उसकी भी पढ़ाई, फिर 4 साल के बाद बेटा भी हो गया, तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, हाथ में पैसे की कमी रहती थी। तो मुझे लगा कि आपकी कितने साल की उम्र में हुई लगभग? लगभग अब 10th पास किए तो अब 78 कहाँ, 16 साल के हाँ लगभग, हाँ, मतलब 16 मान के चलते हैं उस हाँ वक्त लगभग क्योंकि लगभग। वो थोड़ी पढ़ाई उस टाइम पे लेट स्टार्ट हुई थी। हम्म। तो 16 में 4 साल बाद हो गई, मतलब 20 में आपको 2 बच्चे भी थे 20 मेरी साल की उम्र में। मेरी बेटी अभी 22 साल की है और मेरा एज 43 है। वही 20 साल की उम्र में आपको 2 बच्चे हो गए। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो उनके लिए मतलब ये फैमिली, उसकी फैमिली, फिर आपके हस्बैंड अपनी सारी सैलरी अपने घर ट्रांसफर करते थे, बस अपने ज़रूरत के लिए थे, तो फिर बाकी जो बच्चों की जो नॉर्मल डिमांड्स होती है उन सब के लिए कैसे किया? तो मुझे वही कमी खलने लगी, और वो उनका कहना रहता था कि तुम तो औरत हो, तुम लोग औरत क्या कर सकते हो, तुम लोग के बस की कुछ बात नहीं है, जैसे वैसे रहना है वैसे चलना है। ये आपके हस्बैंड का कहना था। तो इसीलिए आज हमने आपको हमारी बातचीत हो रही है ताकि हम आपके माध्यम से लोगों को बता सकें कि औरत बहुत कुछ कर सकती है। चलिए आगे बताइए। और दूसरी बात कि फिर मुझे लगता कि मुझे तो कुछ करना है, क्योंकि शादी इतने कम एज में, मैं एनसीसी की कमांडर भी रह चुकी हूँ। तो क्योंकि बचपन से एक रहता था, नेतृत्व करने की भावना शुरू से रहती थी। तो मुझे लगता कि अरे यार ये क्या हो गया, क्योंकि पहले तो बच्चियां बोल नहीं पाती थी। मेरे फादर जो थे वो, मतलब मेरी फर्स्ट मदर के मरने के बाद सेकंड मैरिज हुई थी, तो उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, उनकी मजबूरी थी, वो हम लोग की शादी जल्दी किए। तो उनको लगता था कि अभी क्या है, मेरे 6 बच्चे हैं, इनकी शादियां करनी है तो कौन करेगा। तो उन्होंने जल्दी शादियां सभी बहनों की कर दिए। तो खैर उसमें उनका जो भी रहा सोचना हमारे लिए अच्छा ही था, उसके बाद भी उनका सपोर्ट रहा। और लगता था कि अब तो शादी हो गई, फिर भी कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब मैं ब्लाइंड थी कि क्या करना है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मतलब कुछ लॉयर करना है। बनना है ये उस वक्त नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था, बस ये मेरा एक ही मकसद था कि मुझे कुछ तो करना है और अच्छा करना है। तो कैसे होता है, और ये फादर, कुछ किस लिए करना था? ये आगे लड़कियों को एग्जाम्पल देने के लिए, या आगे समाज में लड़कियों के साथ वापस से ऐसा ना हो इसलिए करना था, या ये कुछ सिर्फ इसलिए करना था कि मेरे बच्चे और कुछ डिमांड करें मैं उन्हें मना ना कर पाऊँ, उन्हें दे सकूं? देखिए सबसे प्रथम तो ये कहेंगे कि क्योंकि मेरी शादी हुई थी, मैं शुरू से एक फाइटर लड़की थी, मतलब वो एक सहमी हुई, दबी कुचली इस तरह की नहीं थी। अपने स्कूल में भी लड़कियों को आगे बढ़ाना, उनको हेल्प करना, लेकिन बदकिस्मती कहिए, मेरी शादी जल्दी हो गई। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, पढ़ना है मुझे, मतलब मेन मकसद था पढ़ना है। अगर आप में वो जुनून नहीं होगा तो ये जुनून पैदा नहीं होता है, ये होता है अपने आप में वो फ्लो होना होता है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज में लगभग सभी लड़कियों में ये रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ वक्त ऐसा रहता है, कुछ पारिवारिक दबाव रहता है, जिसके कारण वो उसका जुनून जो है वो काफ़ी हद तक दब जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब उस फ्लो को आप रोक नहीं सकते हैं। जब नदी में कोई धारा रहती है ना, तो आप कितने भी कंकर पत्थर, कितना भी बांध हाँ, डालो, वो कुछ सारे नहीं बांध होना है, वो तोड़ के चले टूटना जाते ही है, वो आगे बढ़ने वाले लोगों को कोई रोक नहीं सकता है और रुकती भी नहीं है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ था, मुझे था कि मुझे करना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है वो मैं उस समय मैं बिल्कुल ब्लाइंड थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो उतनी समझदारी थी, ना उतने मैच्योर। तो फिर भी लगता अच्छा पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर लें।
मेरे पास अर्निंग भी नहीं था, क्योंकि मैंने बताया मेरे हस्बैंड की मजबूरी थी कि वो सारे पैसे अपने घर में दे देते थे। तो मैंने बहुत बहुत रूट लेवल से, मैंने कैसे मैं बताऊँ आपको, अर्निंग मैंने शुरू किया। मतलब एक लड़की जिसको कुछ भी नहीं पता है, मैं एक जगह जाती थी पार्लर में कभी कभी, तो मैंने बोला दीदी आप मुझे सिखाओगे, उन्होंने 4000 का डिमांड कर दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने घर में जाके हस्बैंड से बोला कि मुझे पैसे दे दो। बोले और कुछ नहीं करना, तब जाओगी बाल छटाई के लिए, यही सब काम रह गया है। तो मुझे लगा ये तो देंगे नहीं, अब क्या करूं, क्योंकि उस समय बिटिया का, मैंने 4 साल की मेरी बिटिया हो गई थी, तो उसको मैं स्कूल भेजना शुरू कर दी थी, ऑटो से जाती थी। तो मैंने फर्स्ट किया 500 रुपीज़, मैंने ऑटो वाला को बंद करवा के सेव करना शुरू किया। मेड आती थी घर में, मैंने उसको बंद करवाया, 400 रुपीज़ मेरे वो सेव हुए। मतलब 900 रुपीज़ से मैंने वो ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और मात्र 1.5 महीने में, मतलब एक था ना, सीखने का तो जुनून था ही। और एक थोड़ा जल्दी हाँ हाँ, चीज़ों को लेना था, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर बिल्कुल में डेवलप बिल्कुल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1.5 महीने में मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी, और किसी रीज़न से उनको अपना एक और शॉप की ओपनिंग करनी थी, और उनके जो ऑनर थे उनके बेटे बीमार हो अच्छा, गए थे। बीच में आपको रोकूंगी हम्म थोड़ा सा। ये जो आपने कहा कि मैंने ऑटो बंद कर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने कहा कि मैंने मेड को भी हटा दिया, तो फिर ऑटो जब बंद, एज इन आपने बताया कि आपके हस्बैंड उतने ही पैसे अपने पास रखते थे जितने उनकी ज़रूरत थी, ठीक है, हम्म। और आपके हस्बैंड ने आपको ये काम सीखने के लिए मना कर दिया था हम्म कि उन्होंने मना कर दिया, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, और कुछ नहीं तो बाल काटने जाऊंगी, मतलब पार्लर वाली बनूंगी, जैसे लोगों, मतलब जैसे एक है ना लाइन कि लड़कियों को हमेशा कंजर्व करके रखते हैं लोग, घर में रहो, चार पर्दे के अंदर रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर आपने जब उन सबको हटा दिया तो भी तो वो पैसे नहीं देते होंगे, तो मतलब नहीं कहीं ना कहीं आपने छिपाना शुरू किया ये चीज़। नहीं, मैंने बोला कि ये काम ऑटो वाला का था पहुंचाने का, मैं ये पैसा खुद अपने पास रखूंगी अच्छा, और आपने अपने मेहनत हस्बैंड को करूंगी। बोला। मैं मेहनत करूंगी, मतलब वो मैं जो टाइमिंग था उसको मैं मैनेज करना शुरू कर दी। टाइम मैनेजमेंट किया हाँ, आपने। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना, लड़कियां, वो जन्मजात मैनेजर होती हैं, हाँ, और वो गुण मेरे कैसे घर संभालना है, कितना चीजें होगा, वो लड़कियों को पता होता हाँ, है। क्योंकि जब छोटी रहती है तो फादर बाहर जा रहे, तो एक बहुत अच्छा सा मैं देखती हूँ कि फादर को सूट चाहिए तो दौड़ के पापा सूट चाहिए, तो वो मैनेजर तो वो बचपन से ही रहती हैं, कैसे हाँ, किसको खुश करना है, कैसे हर काम को बिल्कुल टाइम पे करना है। तो अब चलिए, अब हम, आप बता रही थी कि किस तरीके से आपने वहां से ट्रेनिंग शुरू की और फिर उनको अपना एक दुकान खोलना पड़ गया, एक अलग ब्रांचिंग करनी पड़ गई, उसके बाद से क्या हुआ? तो फिर उनके हम पार्टनर हो गए, वो हम्म, 45% की पार्टनर थी और मैं 65% की। हम्म। कुछ टाइम में मेरा अच्छा जहाँ काम सीखने जा रहे थे वही पार्टनर। बिल्कुल। और फिर मैं कुछ टाइम वहाँ रही, रहने के बाद मैंने स्टाफ पे वो सारा क्लिनिक छोड़ दिया, और उसी पैसे से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। अच्छा, आपने भी अपने अंडर स्टाफ रख लिया। हाँ, पढ़ाई फिर किस चीज़ में? मैं उस समय मेन ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई थी। अच्छा, तो सिंपल ग्रेजुएशन हाँ, उस टाइम किया, ग्रेजुएशन उस मैंने टाइम पे किया। लॉ का नहीं, आइडिया नहीं नहीं, आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं वहाँ पर एक एनजीओ से जुड़ी, ट्रेनिंग भी दिलवाना शुरू की, और मंदा ताई हैं वहाँ, ये बेलापुर में, तो उनके साथ कुछ सोशल वर्क से जुड़ गई, अच्छा लगता था। पहले से लोगों, लड़कियों की हाँ, आवाज़ उठाना हाँ, पसंद हाँ, था, हाँ, ऊपर से एक मौका मिल गया एनजीओ में शामिल होने बिल्कुल का, तो इस कहीं ना कहीं अपना एक अंदर से जो आती है फीलिंग, वो उसको मोटिवेशन और मिल गया और बूस्ट अप हो गया अलग से। बिल्कुल। तो इसी बीच में मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हो गया 2007 में, तो मैं बॉम्बे से बिहार के लिए मूव कर गई। तो यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद फिर मैंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की, और इसी बीच में पढ़ाई से पहले मैं आईसीआईसीआई प्रू में बिजनेस मैनेजर भी थी। तो बिजनेस मैनेजर अचानक से आईसीआईसीआई में कैसे? क्योंकि मेरा पब्लिक कांटेक्ट था, अच्छा। और एक महिला मिली, वो बोली कि क्योंकि इतने लोगों से पब्लिक कांटेक्ट है, आप जॉब कर लो, टारगेट अचीव करोगे तो आपको अच्छी सैलरी भी अच्छी आनी शुरू सैलरी हो मिलेगी और जाएगी। आपको पैसे की थोड़ी हाँ, सी नीड हाँ, भी। हाँ। तो मैंने एक साइड तो वहाँ पे स्टाफ रख दिया था, पढ़ाई भी कंटिन्यू कर ली, मुझे लगा कुछ पैसे आ ही जाएंगे। तो मैंने फिर आईसीआईसीआई प्रू में ज्वाइनिंग कर ली, टारगेट मैंने अचीव किया, 1 मंथ में मैंने 1 करोड़ का मैंने वहाँ पे टारगेट। टर्नओवर। हाँ, तो फिर मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बिजनेस मैनेजर हो गई वहाँ। 2002 में मैं बिजनेस मैनेजर थी बॉम्बे में। उसके बाद यहाँ आई, तो यहाँ फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो बिजनेस मैनेजर के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो गई, क्योंकि मुझे अच्छा अर्निंग आने लगा, मैं फैमिली बच्चे को भी देखती थी,
और साथ में जॉब भी करती थी और पढ़ाई भी करते थे, और ये सफ़र यहीं से शुरू हो गया मेरा। लॉयर फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया 2014 में। लॉ और बनने के लिए मतलब एक लॉयर एक एडवोकेट बनने के लिए कैसे सोचा? देखिए, मैंने आपको बताया मैं सोशल वर्क से शुरू से जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पर भी मैं महिलाओं के लिए फ़ाइट करती थी। मैं ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोज़गार विकास योजना जो है भारत सरकार की, तो उसमें मैं जुड़ी हुई थी और लोगों को मैं ट्रेनिंग दिलवाती थी और उनको सेटलमेंट करवाती थी। लेकिन उस क्रम में होता क्या था कि उनको कई जगह फ़ाइट करना पड़ता था अपने फैमिली से, कई बार पुलिस से, कई बार तो ब्लॉक उनका में। साइड लेते लेते कहीं हाँ, ना कहीं लगा कि मैं एक अच्छी लॉयर बन सकती हूँ। नहीं, मेरे एक मित्र बोले कि जब आप इतने जगह अच्छा, ये दूसरे आपका के सेल्फ लिए जजमेंट नहीं था? नहीं, दूसरे के लिए आप इतना फ़ाइट करते हो, तो आप में इतना है कि आप लॉ कर सकते हो, आप लॉ पोटेंशियल है। कर लो। हाँ, तो फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया यहाँ पे लॉ कॉलेज में, और मैं 2014 में पास आउट हुई वहाँ से, और इसी क्रम में मैंने अपनी एनजीओ भी खोल ली, यूनिकेयर के नाम से। अपनी एनजीओ खोली, हाँ, कहीं एक अभी एनजीओ में ज्वाइन की, मतलब आप देखो कि कितना धीरे धीरे मैम ने एक स्टेप बाय स्टेप किया है। पहले किसी पार्लर में एज ए छोटे से स्टाफ की तरह काम कर रही थी, फिर उसी पार्लर में वो एक पार्टनर बन गई और फिर उसी पार्लर की बॉस भी बन गई, अपने अंडर स्टाफ रख लिया। फिर जब वो एक एनजीओ में ज्वाइन की और आज उन्होंने फिर एक एनजीओ भी खोल लिया, अभी वो एक अलग ही लेवल पे है। आगे बताइए मैम, मतलब कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग होगी। आप पटना ज़िला में हम्म, लगभग जगह आप जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर आप घूम जाओगे, और मेरे एनजीओ से ट्रेनिंग ली हुई हर एक गांव में 1-2 महिलाएं, 10 महिलाएं ज़रूर मिलेंगी। और हर एक गली मोहल्ले में मैंने कई लोगों को सेटलमेंट भी करवाया, जिसमें ब्यूटी पार्लर और सिलाई का जो होता है वो बुटीक। लॉ तक का सफर बताइए कैसे तो पहुंची? ये करते-करते फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके और 2014 में पास आउट हुई, और फिर मैं लोगों के लिए मेरा है कि मैं, कई लोग के पास फ़ी भी नहीं होता है, कई महिलाओं के पास फ़ी भी नहीं होता है कि मैं उनको वकील का फ़ी भी पे करूँ। तो मैं वैसी महिलाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट भी केस लड़ती हूँ और सपोर्ट करती हूँ। कई बार ऐसा होता है, मैं एक आपसे बात बताना चाहती हूँ, महिलाओं के बारे में देखती हूँ कि शादी हो गई, फैमिली वालों ने कहा मेरी ज़िम्मेदारी खत्म। ससुराल वाले अगर, हाँ, अगर ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले, क्योंकि 100%, क्योंकि लड़कियां जब एक परिवेश से दूसरे परिवेश में जाती हैं, तो सभी का विचार अलग-अलग रहता है, और एक लड़की सभी को खुश कर पाए ये असंभव बात होती है। अगर किसी लड़की का किसी कारणवश वैवाहिक जीवन जो है वो समाप्त होता है, या वहाँ डिवोर्स की नौबत आती है, या सेपरेशन की नौबत आती है, तो लड़कियां कहीं की नहीं रह पाती हैं। ना इधर की ना उधर की फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, सोसाइटी सोसाइटी पे मैम ये है कि बचपन से लड़की हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। और ये समाज क्या कहेगा ये सोच के हर बार बचपन से ही इनके माइंड में डाल जाता है, क्या डराया भी जाता है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। ये चीज़ें हैं। तो एक लड़की का है कि अगर तलाक ले, लड़की का तलाक हो गया है, तलाकशुदा है, शादी, एक अगर लड़का तलाक ले लिया तो तलाकशुदा से भी शादी करा देते हैं घर वाले, तब सही है। लेकिन एक लड़की का तलाक हो जाए तो बहुत दिक्कत है। देखिए, तलाक हो जाए तब तो थोड़ी स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी लाइफ को आगे सेट कर सकती है, लेकिन जब और ये तलाक, सोसाइटी, देखिए सोसाइटी, मैं अभी का बता रही हूँ कि तलाक होने के बाद तो उनके पास थोड़ी बंदिशें जो रहती हैं वो हट जाती हैं, फाइट कर सकती हैं। लेकिन जब तक तलाक नहीं होता, उस समय वो कितनी दयनीय स्थिति में गुजरती हैं घर का भी कि मेंटेन करके मायके चलना वालों पड़ता से तो सपोर्ट है ही नहीं, और ससुराल वाले उनको सपोर्ट करेंगे ही नहीं, और एक-एक दाने के लिए मोहताज हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है। जी। अच्छे-अच्छे घर की लड़कियां जो हैं वो अपने बच्चे को अपने साथ रख के पढ़ा रही हैं और घर में बर्तन धो रही हैं जाके। लेकिन मायके वाले ये कहेंगे कि बेटा यहाँ मत आना, समाज क्या कहेगा, लड़की मायके में आके रह रही है। तो वैसी महिलाओं को, वैसी लड़कियों को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनको 2 पैसे कमाने लायक बनाते हैं और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। मेरा मकसद आज ये है कि हमारे समाज में जो महिलाएँ हैं जिनको तिरस्कार कर दिया जाता है बिना गलतियों का, क्योंकि
अगर लड़के का संबंध पत्नी से अच्छा नहीं है तो उसमें उस पे कोई एलिगेशन नहीं लगता है, लेकिन लड़कियां अगर 100% सटीक उस फैमिली के विचार के अनुसार नहीं हुई तो ये कहा जाता है लड़की बहुत बदमाश है। ये न्याय जो है ये न्याय संगत नहीं नहीं, घमंड में नहीं, ये न्याय संगत इसलिए नहीं है क्योंकि एक इंसान, एक लड़की अपने एक परिवेश को, जहाँ वो पली बढ़ी है, उसको छोड़ के नए परिवेश में जाती है तो अकेले एक लड़की को परिवार के 10 लोग नहीं समझ पाते हैं, और लड़कियों को अकेले 10 लोगों को समझना होता है, उनको खुश रखना पड़ता है। ये तो अलग मैटर है, लेकिन हम इस समाज में एक बात कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ, हमारे समाज में किसी बेटियों के साथ होता है तो उनको कम से कम अपना मैके वाले जो हैं, मैके के समाज के लोग जो हैं वो सपोर्ट करे, जिससे कम से कम वो गलत संगति में नहीं आए, गलत रास्ते पे नहीं जाए और एक एक दाने के लिए मोहताज ना हो। चलिए, तो लॉ का तो आपने बता दिया कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने आपको जज किया कि आप लोगों के लिए लड़ती हैं तो आप एक लॉयर बनिए, आप अच्छा कर सकती हैं, तो आपने लॉ कर लिया। लेकिन ये पॉलिटिकल चीज़ में कैसे चलेगी? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, लोजपा की आप एक मतलब पार्टी की कार्यकर्ता है, वो कैसे हो गई? ये तो हमारे जो जनता जनार्दन है वो मुझे यहाँ तक ले आए, क्योंकि जनताओं, जिन महिलाओं के साथ, जिन लोगों का मैंने आज तक हेल्प किया, उनकी बातों को सरकार तक पहुँचाना या उनको एक मजबूत पिलर का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ाना, तो मुझे लगा कि इससे जुड़ने में मैं और इन लोगों का ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। मुझे एक मजबूत प्लेटफॉर्म, पिलर मिलेगा जिससे मैं और महिलाओं को आगे बढ़ा सकती हूँ। धन्यवाद मैम। तो ये थी पूरी स्टोरी अन्नपूर्णा कुमारी जी की, जो कि लॉयर हैं, बेसिकली तो पटना हाई कोर्ट की वो लॉयर एडवोकेट हैं। और इनसे हमने जो भी चीज़ें जानी, आप वीडियो में पूरा देखिएगा किस तरीके से इन्होंने कितना संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है। मैंने कहा भी है बीच में कि किस तरीके से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया है। तो जो लड़की एक मोमेंट पे आने के बाद हार जाती है और ये एक्सक्यूज़ेज़ देती है, ये बहाने बनाने लगती है कि हम लड़की हैं, क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, घर वाले रोक लेंगे, समाज वाले रोक लेंगे, इन सब से बाहर आके कैसे खुद को, अपने सपनों को जिए, कैसे खुद को कुछ बनाएं। लोग ये ज़रूर कह देते हैं कि क्या करोगी, लड़की लोग कुछ कर नहीं पाती है। जैसे कि मैम के हस्बैंड ने भी कहा, वीडियो में आप सुनेंगे कि उन्होंने भी कह दिया ऐसे ही कि तुम कुछ नहीं करोगी, तुमको क्या करना है, घर में रहना है। और बहुत सारी हाउसवाइफ का एक उनको रोज़ सुनने को मिल जाता है, तुम करती क्या हो, क्या कुछ कर सकती है लड़की, ये आप देखिए और किस तरीके से कर सकती है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। मैम की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उन्होंने छोटे छोटे अचीवमेंट्स में कैसे बदला, ये स्टोरी देखिए आप हमारे चैनल पे, आप देखिए ओमा न्यूज़ में। आपके साथ श्वेता कुमारी, धन्यवाद।